गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 पेरम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो बीएड प्रथम वर्ष का थर्ड पेपर है लर्निंग और टीचिंग अधिगम और शिक्षण जिसको अपने कहते हैं, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंदर अपने जो अधिगम टॉपिक है ये शुरू किया हुआ है। तो अपने कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर अधिगम के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार का अधिगम हो सकता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कल। तो आज अपने जो है अधिगम के अंदर ही नया जो है टॉपिक या अपने शिक्षण बिंदु कैसे से शुरू करेंगे। तो ये जो है अधिगम और शिक्षण है, बीएड जो है क्लास द्वितीय वर्ष में है, ये प्रथम वर्ष है। द्वितीय वर्ष कितनी है तो ये प्रथम वर्ष का है टॉपिक। तो इसके अंदर में जो है आज शुरू करेंगे अपने प्रथम वर्ष का है, बीएड प्रथम वर्ष है और विषय अपना जो है अधिगम और शिक्षण है। प्रकरण अपना आज का है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आज अपने इसमें अधिगम या इसको सीखना भी कह सकते हैं, भी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एक ही बात है। तो इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे आज। तो आपको पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया है, तो अब आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। सीखना या अधिगम का मतलब है कि व्यवहार में होने वाला जो अपने स्थायी परिवर्तन है वो अधिगम कहलाता है। तो मतलब कुछ नया सीखना ही अधिगम है। अपने सामान्य सरल भाषा में बात करें तो कुछ भी अपने नया ज्ञान सीखते हैं या कुछ भी अपने नया कार्य सीखते हैं, कुछ भी अपने में नया जो है व्यवहार के अंदर आता है, तो वो अपने अधिगम ही उसको मानेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी बच्चा है वो जो है कैसे कैसे सीखता है ये अपने कल देख लिया। आज अपने देखेंगे भी जब भी कोई बच्चा शिक्षक बच्चे को कुछ सिखाता है या बच्चा कुछ सीखता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। या अपने कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि अधिगम जो है या सीखना है यह सार्वभौमिक क्रिया है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। मतलब अधिगम हर जगह होता है और जीवन पर्यंत होता है। कोई भी व्यक्ति है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, मतलब उसमें अधिगम होता है। ठीक है। और शिक्षण की प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष में शिक्षक बच्चों को जब पढ़ाता है तो इसे अपने शिक्षण कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। तो शिक्षण के द्वारा भी शिक्षक बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो बच्चे जो है शिक्षक के द्वारा भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और समय अपने घर पे अपने माता पिता से, आस पड़ोस से, मोहल्ले से, या वो अपने वातावरण में जहाँ वो रहते हैं अपने समाज में आसपास जो कुछ भी देखते हैं उससे भी वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो वो भी अधिगम है। तो मतलब अधिगम की प्रक्रिया स्कूल के अंदर भी हो सकती है बच्चे में और स्कूल के बाहर भी हो सकती है। ये नहीं भी स्कूल के अंदर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तभी अधिगम हो रहा है। तो अधिगम की प्रक्रिया कक्षा कक्ष के अंदर भी होती है, कक्षा कक्ष के बाहर भी होती है। विद्यालय के बाद अपने जो बच्चा अपने घर पे रहता है तो वहाँ भी अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब विद्यालय के अंदर जब बच्चा कुछ सीख रहा है, अधिगम हो रहा है उसमें, तब कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रभावित करती है। इसके अलावा विद्यालय से बाहर, कक्षा कक्ष से बाहर बच्चा जब सीखता है उसमें अधिगम होता है, तब भी उसको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर वो प्रभावित करते हैं। तो अब अपने मतलब ये पढ़ना है सीखने की क्रिया या अधिगम की क्रिया को कौन कौन सी चीज़ें जो प्रभावित करती है। तो इसको अपने डिवाइड किया हुआ है 4 भागों में अलग अलग। तो पहला है शिक्षार्थी से संबंधित कारक। मतलब एक तो बच्चे से संबंधित कार्य, शिक्षक बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, उसमें अधिगम हो रहा है। तो मतलब बच्चे से संबंधित क्या क्या फैक्टर हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। दूसरा फिर अपने पढ़ेंगे शिक्षक से संबंधित कारक, मतलब टीचर से संबंधित कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीखने पर अपना प्रभाव डालते हैं या सीखने की क्रिया मतलब उससे प्रभावित होती है। तो पहला शिक्षार्थी से संबंधित फैक्टर अपने पढ़ेंगे, बच्चे से संबंधित क्या कारक है जो प्रभावित करेंगे। फिर अपने शिक्षक से संबंधित कारक पढ़ेंगे, टीचर या शिक्षक जो है उसके क्या क्या चीज़ें जो है उसकी या मतलब क्या फैक्टर
हैं शिक्षा से संबंधित जो सीखने को प्रभावित करेंगे। तीसरा फिर अपने पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु मतलब उनका जो सिलेबस है जिसको उन्होंने पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वो जो सिलेबस है या पाठ्य वस्तु है बच्चों की जिसे उन्होंने पढ़ना है या शिक्षक जिससे पढ़ाना है, शिक्षक ने जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाना है वो पाठ्य वस्तु भी सीखने को प्रभावित करती है। वो भी अपने देखेंगे कि पाठ्य वस्तु बच्चों को कैसे प्रभावित करती है। इसके बाद चौथा है अपने पास शिक्षण विधि से संबंधित कारक। शिक्षण विधि जिसको अपने इंग्लिश में टीचिंग मेथड कहते हैं, तो वो भी सीखने को प्रभावित करती है। वो कैसे कैसे सीखने को या अधिगम को प्रभावित करती है ये भी अपने इसके अंदर देखेंगे। तो अब टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि का मतलब आपको अभी पता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बच्चा जो है उसको शिक्षक जब अध्ययन करवाता है, कक्षा कक्ष के अंदर जब पढ़ाता है, तो शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के लिए या ज्ञान देने के लिए कई प्रकार के जो है तकनीकें बनाता है, टेक्निक कह सकते हैं, कई प्रकार की या फिर कह सकते हैं विधियाँ अपनाता है। मतलब कई अलग अलग प्रकार के तरीके हैं शिक्षक जिन तरीकों से बच्चों को पढ़ा सकता है। तो उन तरीकों को या मतलब शिक्षक के द्वारा बच्चों को ज्ञान देने के जो तरीके बनाए जाते हैं, जो विधियाँ बनाई जाती है उसे शिक्षण विधियाँ कहते हैं, टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड कई प्रकार के होते हैं। वो शिक्षण विधियाँ आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड प्रथम वर्ष में जो टीचिंग सब्जेक्ट आप लोगे साइंस का, तो उसके अंदर आपको टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियाँ सारी पढ़ने को मिलेंगी। तो वो आपको मैं आपको करवा दूँगा अलग से टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो उसमें बहुत सारी विधियाँ हैं आपके, जैसे प्रयोजन विधि है, ठीक है, और समस्या समाधान विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। तो ये अपने विधियाँ वहाँ पढ़ेंगे कि कौन सी विधि में शिक्षक कैसे पढ़ाता है, कौन से तरीके से पढ़ाया जाता है। छोटी क्लास के बच्चों के लिए अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए अलग शिक्षण विधियाँ होती हैं। पहली दूसरी तीसरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक अलग शिक्षण विधि का यूज करेगा। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधि होगी। 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधि होगी शिक्षक की, और ग्रेजुएशन या बीएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधि होगी। मतलब शिक्षण विधियाँ बच्चों की आयु और उसकी मानसिक परिपक्वता के अनुसार बदलती हैं। तो किस आयु वर्ग के, किस मानसिक योग्यता के बच्चे हैं, उसी के अनुसार शिक्षक जो है टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि का प्रयोग करता है। तो शिक्षण विधि से संबंधित कारक भी अपने पढ़ेंगे जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिर अगला है 5वां पर्यावरण से संबंधित फैक्टर या कारक। तो पर्यावरण या एनवायरनमेंट से संबंधित क्या कारक हैं जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं, ये भी अपने इसके अंदर देखेंगे। पर्यावरण का मतलब बच्चा जिस एनवायरनमेंट के अंदर सीख रहा है, बच्चा जिस एनवायरनमेंट के अंदर जो है ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो भी बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है और शिक्षक के सिखाने को भी प्रभावित करता है। शिक्षक सिखाने वाला है, बच्चा सीखने वाला है, शिक्षक ज्ञान देने वाला है, बच्चा ज्ञान लेने वाला है। तो दोनों को ही जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ रहे हैं या शिक्षक पढ़ा रहा है, वो एनवायरनमेंट बच्चे को भी प्रभावित करेगा, शिक्षक को भी प्रभावित करेगा। ये भी अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने अब शुरू करते हैं, ये अपने 5 पॉइंट दोबारा मैं रिवीजन कर देता हूँ। अधिगम को प्रभावित करने वाले मेन 5 कारक हैं, 5 फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 इसमें सबसे पहला है शिक्षार्थी से संबंधित कारक, मतलब बच्चे से संबंधित, बालक से संबंधित कारक। ठीक है, शिक्षार्थी से संबंधित कारक। दूसरे हैं शिक्षक से संबंधित कारक, सीखने को जो प्रभावित करते हैं। तीसरा है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, मतलब सिलेबस से संबंधित कारक जो प्रभावित करते हैं सीखने को। चौथा है इसमें फिर शिक्षण विधि से संबंधित कारक, टीचिंग मेथड जो होते हैं उसके कौन से कारक प्रभावित करेंगे। इस 5वां है पर्यावरण से संबंधित कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो अब क्या सबसे पहले शुरू करेंगे शिक्षार्थी से संबंधित कारक जो सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला है शिक्षार्थी से संबंधित
जो सीखने को प्रभावित करेंगे, शिक्षार्थी से संबंधित कारक ये अपने बढ़ेंगे। अब शिक्षार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से होंगे जो सीखने को प्रभावित करेंगे, ये अपने इसके अंदर डिस्कस करना है। अब क्योंकि शिक्षार्थी मतलब बालक, बच्चा जो सीखने वाला है, तो इसमें भी कई कारक आ जाते हैं जो सीखने को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो मतलब शिक्षार्थी या बालक से संबंधित कौन कौन से फैक्टर हम अपने एक एक करके सारे इसमें पढ़ेंगे जो सीखने को प्रभावित करते हैं। क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, आप सबको पता है कि पुराने समय के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, तब जो बच्चे ज़्यादातर गुरुकुल में पढ़ते थे, आश्रम बने हुए थे, आश्रमों के अंदर बच्चों को भेज दिया जाता था। तो आश्रम के अंदर बच्चे जो है अपने गुरु के साथ रहते थे वहीं पर और शिक्षा ग्रहण करते थे। तो शिक्षा गुरु जो है बच्चों को देने के साथ साथ उनको और भी बहुत सारे जो है कार्य सिखाता था। बच्चों का कहने का मतलब मानसिक, शारीरिक और स्नेहात्मक तीनों प्रकार का जो विकास है वो बच्चा वहाँ पर करता था। और उसका जो गुरुकुल के अंदर जो शिक्षक है वो बच्चों के इस तीनों प्रकार के विकास में उनका सहयोग करता था, उनकी सहायता करता था। तो लेकिन वर्तमान में शिक्षा प्रणाली बदल गई है। अब वर्तमान के अंदर जो बच्चे हैं वो स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर जो है शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तब जो गुरुकुल के अंदर बच्चे जब पढ़ते थे, आश्रम के अंदर पढ़ाई होती थी उनकी, तो तब शिक्षक प्रधान होता था और बच्चा जो था वो गौण था। मतलब शिक्षक की भूमिका मुख्य होती थी और बच्चे की भूमिका गौण होती थी। शिक्षक जो कार्य बच्चों को करवाता था वो बच्चों को करना अनिवार्य होता था और बच्चे उसी के अनुसार करते थे। बच्चे जो है आश्रम में रहने के लिए बाध्य होते थे, आश्रम में रहकर के शिक्षा जो वो ग्रहण करते थे। मतलब शिक्षक प्रधान शिक्षा थी। लेकिन वर्तमान के अंदर बदल के वर्तमान के अंदर जो है बालक प्रधान शिक्षण होता है। बच्चा जो है शिक्षा में मुख्य माना जाता है, शिक्षक जो है उसको गौण माना जाता है। बच्चा जो है मुख्य केंद्र बिंदु है शिक्षण का, या बालक, या अपने कह सकते हैं कि जो शिक्षार्थी है उसकी प्रधानता रहती है और शिक्षक जो है उसकी भूमिका मुख्य नहीं होती, मतलब मुख्य भूमिका बच्चे को दी जाती है। ठीक है, तो अब बच्चा मुख्य भूमिका होता है, शिक्षार्थी मुख्य भूमिका होता है अधिगम के अंदर, तो फिर उसके बहुत सारे कारक हैं जो सीखने को प्रभावित भी करते हैं। अब बालक से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, तो वो अपने एक एक करके देखते हैं। पहला है इसमें आयु एवं परिपक्वता। शिक्षार्थी से संबंधित कारक में अपने पास पहला आ जाएगा आयु एवं परिपक्वता। आयु एवं जो परिपक्वता है ये शिक्षार्थी से संबंधित पहला कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। अब आयु और परिपक्वता, आयु तो एक आपको पता ही है और परिपक्वता जिसको अपने मैच्योरिटी कहते हैं। तो परिपक्वता जो है या मैच्योरिटी है बच्चे की, वो भी सीखने को प्रभावित करती है और उसकी जो आयु है वो भी सीखने को प्रभावित करती है। अब जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसमें मैच्योरिटी भी ज़्यादा आती है। ये दोनों एक दूसरे से मिली हुई चीज़ें हैं। कम आयु वाला बच्चा है तो उसमें मैच्योरिटी भी कम होती है, परिपक्वता भी कम होती है। और बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसमें मैच्योरिटी ज़्यादा आती है, परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें यह भी ध्यान रखना है अपने को कि मानसिक, शारीरिक और स्नेहात्मक तीन फैक्टर है मुख्य। एक तो शारीरिक, एक मानसिक, एक स्नेहात्मक। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित, मानसिक मतलब बुद्धि से संबंधित, स्वेगात्मक मतलब स्वेगों से संबंधित, जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध, ये स्वेग होते हैं। ठीक है, तो मानसिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता और स्वेगात्मक परिपक्वता, तो तीनों प्रकार की जो परिपक्वता है वो आयु के अनुसार बच्चे में आती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसमें उसके शारीरिक विकास में परिपक्वता, मतलब उसका शरीर परिपक्व होने लगता है। ठीक है, मानसिक परिपक्वता आयु बढ़ने से बढ़ती है, मतलब बच्चे का जो माइंड है, दिमाग है, वो मैच्योर होने लगता है, उसमें परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, स्वेग जो होती है, आयु जैसे जैसे बच्चे की बढ़ती है तो उसके स्वेगों में भी मैच्योरिटी आने लगती है, स्वेग भी उस बच्चे के परिपक्व होने लगते हैं। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसमें मैच्योरिटी आती है। तो
अब जो अधिगम है, जो सीखना है, इसको मैच्योरिटी और आयु दोनों चीज़ें प्रभावित करती हैं। बच्चे की जैसे जैसे मानसिक परिपक्वता आएगी, उसमें आयु बढ़ेगी और उसका मस्तिष्क जो है उसका विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। मानसिक परिपक्वता आएगी तो बच्चे की सीखने की दर भी बढ़ेगी। ठीक है। और कम आयु है, मानसिक परिपक्वता बच्चे में पूरी नहीं आई है, तो उसके सीखने की गति या सीखने की दर क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो ये सीखने को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। जैसे मान लो अपने कहते हैं कि एक बालक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, ठीक है, जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा वह आयु की दृष्टि से पूर्णतः परिपक्व है। उसी कक्षा का दूसरा विद्यार्थी है जो 11 वर्ष का है तथा उसकी आयु की दृष्टि से पूर्ण परिपक्व नहीं है। यदि दोनों छात्रों को एक समान परिस्थितियों में अध्ययन करवाया जाए तो पहला छात्र जो कि पूर्णतः आयु के अनुसार परिपक्व है अधिक गति से सीखेगा। इसके विपरीत दूसरा छात्र जो कि 11 वर्ष का है किंतु परिपक्वता को प्राप्त नहीं है, सीखने की गति कम होगी। मतलब परिपक्वता आना भी जरूरी है। कई बार बच्चे की एज बढ़ जाती है लेकिन उसमें मेच्योरिटी नहीं आती है। वैसे कॉमन तो सामान्यतः तो आयु बढ़ती है तो परिपक्वता आती है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो जाता है आयु तो बढ़ती है लेकिन मेच्योरिटी नहीं आती है। इसलिए यहाँ ये उदाहरण बताया, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया भी, एक तो 9 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, और एक 11 वर्ष का बच्चा है। अब कक्षा 5 के अंदर दोनों पढ़ते हैं। कक्षा 5 में 9 वर्ष वाला बच्चा है, एक कक्षा 5 में 11 वर्ष वाला बच्चा है। अब 9 वर्ष वाला जो बच्चा है कक्षा 5 में, उसमें जो है परिपक्वता आई है, वो अपनी कक्षा के अनुसार मानसिक रूप से तैयार है, परिपक्व है। लेकिन जो 11 वर्ष वाला बच्चा है उसकी आयु तो 9 वाले से ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी कक्षा के अनुसार मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ भी, उसमें मानसिक परिपक्वता नहीं आई है। तो इस कारण से 9 वर्ष वाला जो बच्चा है उसके सीखने की गति तो ज़्यादा होगी, लेकिन 11 वर्ष वाले बच्चे की सीखने की गति कम होगी। तो आयु को यह भी ध्यान में रखते हुए अपने देखना है कि कम आयु वाला बच्चा जो है वो भी ज़्यादा तेजी से सीख सकता है और अधिक आयु वाला बच्चा वो भी कम गति से सीख सकता है। तो अपने आयु से सीखने को सीधा जो है नहीं जोड़ सकते कि ज़्यादा एज होगी तो जल्दी सीखेगा, कम एज होगी तो धीरे सीखेगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि आयु बढ़ती है तो मस्तिष्क का विकास होता है और सीखने की गति बढ़ती है, लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा भी हो जाता है कि आयु तो बढ़ जाती है लेकिन परिपक्वता या मैच्योरिटी नहीं आती मानसिक रूप से, इसलिए अधिक आयु वाला बच्चा भी धीरे धीरे सीखता है और कम आयु वाला बच्चा भी जल्दी जल्दी सीख सकता है। तो कहने का मतलब जो है, शिक्षार्थी की आयु और परिपक्वता यह प्रत्यक्ष रूप से सीखने को प्रभावित करती है। तो जो शिक्षार्थी अपनी आयु के अनुसार मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक रूप से परिपक्व होता है, ठीक है, वो तो जल्दी सीखता है। और जो बालक अपनी आयु के अनुसार मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होता, वो जो है धीरे धीरे सीखता है। तो ये सीखने को कहने का मतलब आयु और परिपक्वता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य। शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, जिसको अपने हेल्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा है उसका जो स्वास्थ्य है वो भी उसके सीखने की गति या सीखने की जो दर है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इसमें दोनों की बात अपनी कर लेंगे। एक तो बच्चे का होता है शारीरिक स्वास्थ्य और एक बच्चे का होता है मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, जैसे बच्चे को बुखार नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को थकान नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे को भूख नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से बच्चे को जो शारीरिक रूप से अगर कोई रोग नहीं है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, कोई विकलांगता नहीं है बच्चे के शरीर में, ठीक है, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। और मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक रूप से बच्चा है वो परिपक्व, मैच्योर होना चाहिए, तो वो मानसिक रूप से परिपक्व है। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। मानसिक रूप से बच्चे में कोई तनाव नहीं होनी चाहिए, मतलब बच्चे के दिमाग में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। कक्षा में टीचर से बच्चा कई बार जो है डरता है, भय रखता है, ठीक है, तो वो फिर अच्छे से नहीं सीख सकता।
तो ये मानसिक स्वास्थ्य है, मतलब मानसिक रूप से जो बच्चा है वो स्वस्थ होना चाहिए, वो अपनी आयु के अनुसार उसमें परिपक्वता आ जानी चाहिए, तो वो बच्चा अच्छे से सीखेगा, वरना अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अब बच्चा जो है उसकी कई बार जो है शारीरिक विकास अच्छे से हो जाता है, जैसे शरीर की लंबाई अच्छी बढ़ गई, उसका वजन अच्छा बढ़ गया, हड्डियों की ग्रोथ अच्छी हो गई है, लेकिन उसका जो है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं, मतलब मानसिक रूप से वो मैच्योर नहीं हुआ, उसमें परिपक्वता नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है, तो वो बच्चा भी अच्छे से नहीं सीख सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अगर उत्तम है बच्चे के, दोनों रूप से स्वस्थ है, तो वो अच्छे से सीखेगा, तेज गति से सीखेगा। अगर शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का अच्छा नहीं है तो वो फिर अच्छे से नहीं सीख सकता है। शिक्षार्थी जो है या विद्यार्थी, उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु में अंतर नहीं होना चाहिए। मानसिक आयु और शारीरिक आयु का मतलब होता है कि बच्चा जो है मानसिक और शारीरिक रूप से समान रूप से मैच्योर हो, परिपक्व हो, ठीक है। भी जैसे 5 वर्ष का बच्चा है, उसका जो मस्तिष्क है, मानसिक उसका जो विकास है वो निश्चित होता है कि कितना हो जाना चाहिए। 7 वर्ष का जो बच्चा है उसका मानसिक विकास कितना हो जाना चाहिए, निश्चित होता है लगभग, तो वो उसी के अनुसार उसको मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो मानसिक आयु और शारीरिक आयु में अंतर नहीं होना चाहिए, तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। अगर मानसिक आयु और शारीरिक आयु में फर्क है तो बच्चा जो है वो अच्छी गति से नहीं सीखेगा, या उसके सीखने की गति या दर सीखने की उसकी कम होगी, और वो जो है सीखने में रुचि भी कम लेगा, क्योंकि बच्चा जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसमें कोई चिंता है, किसी प्रकार का डर है, भय है, तो वो फिर अच्छे से नहीं सीख सकता, तो उसके सीखने की गति भी कम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बच्चे को कोई थकान है, बच्चे को नींद आ रही है, ठीक है, या बच्चे को भूख लगी हुई है, तो या बच्चे को बुखार है, टेम्परेचर हो रहा है, तो शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है, तो भी बच्चा अच्छे से नहीं सीख सकता। बच्चे कक्षा के जो बाकी बच्चे हैं उनके बराबर जो है उसके सीखने की गति नहीं हो सकती है। तो ये अपने 2 फैक्टर पढ़ लिए हैं। फिर शिक्षार्थी से संबंधित कारक, ठीक है, तो अपने पढ़ रहे हैं सीखने से संबंधित कारक, तो इसमें एक तो अपने विद्यार्थी से संबंधित कारक पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी से संबंधित पहला कारक हमने पढ़ लिया आयु और परिपक्वता, ठीक है, ये कैसे प्रभावित करती है। दूसरा मैंने बता दिया स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर आपने ध्यान रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो और शिक्षार्थी से संबंधित और भी बहुत सारे कारक हैं, ये आज कंप्लीट नहीं होगा, अपने कल वाली वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। शिक्षार्थी से संबंधित और जो कारक हैं रह गए हैं, तो आज अपने इतने बढ़ेंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से एक बार 2 बार दोबारा से देख लेना, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आपको जो है ब्रॉडकास्ट में व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड की जा रही है, आप वहाँ भी मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी वीडियो बना के दी जा रही है, अपलोड की जा रही है चैनल पे, उसको रोज देख लिया करो, उसके आप चाहो तो नोट्स भी शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो साथ साथ, ताकि आपको एग्जाम के समय में पढ़ने में दिक्कत ना आए, किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आप अभी से साथ साथ तैयारी नहीं करोगे, अपनी रूटीन के अंदर नहीं देखोगे इनको, तो फिर बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी या बहुत सारा मैटर एक साथ हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप साथ साथ देख लिया करो, पढ़ लिया करो, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल बाकी अपने कल